ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोप की अयोध्या से खबर सामने आई और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड में हुआ। राम मंदिर में गड़बड़ी पर कार्रवाई के बीच वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में लाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी के सीएम को पत्र लिख करके वक्फ संपत्तियों के घोटाले की जांच की मांग की और दावा यह कि घोटाला समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राइट। वक्फ की अरबों और खरबों की संपत्ति का करप्शन लोगों के सामने नजर आएगा। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आया तो सियासी पारा चढ़ गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा। आस्था का सैलाब या आस्था के एक वातावरण पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने जो खड़ा किया था, आज उसके साथ पूरी तरीके से छल किया जा रहा है। आस्था को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है। सनातन पर सवाल उठे। राम मंदिर में चोरी हुई है तो ट्रस्ट के लोगों ने की है और ट्रस्ट के अधीनस्थ जो लोग काम करते हैं उन्होंने की है। टीवी स्टूडियो से लेकर राजनीति के मंच तक खूब हंगामा हुआ, खूब बयानबाजी हुई। बीजेपी और RSS ने अयोध्या का राम मंदिर का सोना चांदी हीरा जवाहरात 70 बार डकैती किया है। लेकिन तब भी योगी ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने कहा था SIT दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। रामद्रोहियों पर कानून का शिकंजा अब कसता जा रहा है, लेकिन इसी बीच राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला सामने आया है और ये घोटाला हुआ है वक्फ बोर्ड में। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संपत्तियों में बड़े गड़बड़झाले का आरोप लगाया है और बाकायदा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर भी लिखा है। बरेलवी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में बड़ा वक्फ घोटाला हुआ। बरेलवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग की, साथ ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई और बरेलवी ने दावा किया कि ये घोटाला राम मंदिर चंदा चोरी से बहुत बड़ा है। वक्फ में घोटाले के जो आरोप बरेलवी लगा रहे हैं उसका अंदेशा सीएम योगी पहले ही जता चुके हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। मगर अब जबकि बरेलवी ने खुलेआम वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा दिए हैं और वक्फ की संपत्तियों में घोटाले की बात कही है तो इस पर मौलाना भी बटे नजर आ रहे हैं। बरेलवी के दावे के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस अब सबूत मांग रही है तो बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है तो हिसाब भी होगा। अब राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जवाबदेही सिर्फ राम मंदिर तक सीमित रहेगी या फिर वक्फ संपत्तियों को लेकर वर्षों से उठते रहे सवालों की भी उसी गंभीरता से जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अयोध्या की बात अब बात काशी की। ज्ञानवापी विवाद बातचीत से समाधान की कोशिश फिलहाल बेनतीजा दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हुई मध्यस्थता में दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंचे। अब साफ है कि इस ज्ञानवापी पर हक की लड़ाई का अगला दौर कोर्ट में चलेगा। मध्यस्थता की मेज सजी लेकिन सहमति की राह नहीं निकली। ज्ञानवापी विवाद में समझौते की कोशिश फिलहाल नाकाम रही। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अगली लड़ाई अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ज्ञानवापी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। ज्ञानवापी विवाद को आपसी बातचीत से सुलह कराने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद जो मध्यस्थता की बैठक हुई है उसको एक बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने इसमें सीधे
तौर पर इनकार कर दिया है कि वो मस्जिद की जमीन देने या उससे जुड़े किसी भी मामले को लेकर मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि पूरी मस्जिद परिसर की जमीन ही हिंदुओं की है और वो उनको मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष किसी साझा रास्ते पर सहमत नहीं हो सके। अब दोनों पक्षों ने साफ कर दिया है कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण नहीं करा सकते और न निस्तारण होना संभव है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि सब मीडिएशन से निस्तारण संभव नहीं है। दोनों पार्टियों ने कह दिया कि मीडिएशन संभव नहीं है। ये अब लगा दोनों पार्टियों को ऐसा लगा कि संभव नहीं है, जो होगा कोर्ट में ही होगा। हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता के दौरान सीधे सीधे अपनी बात रखी और कहा कि अगर मंदिर हिंदू पक्ष को दे देते हैं तभी ये मध्यस्थता पूरी हो पाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, यानी मध्यस्थता पूरी तरह से फेल हो गई। मंदिर के संदर्भ में कोई वार्ता नहीं करनी है। मंदिर परिसर छोड़कर जो समझौता करेंगे, शर्त रखेंगे वो चलेगा, लेकिन मंदिर परिसर पे कोई वार्ता नहीं। वो मंदिर हमारा है और हमारा रहेगा। मतलब ये कि अब ज्ञानवापी का फैसला कोर्ट में ही होगा और हिंदू मुस्लिम पक्षों में कानूनी लड़ाई जारी रखने पर ही सहमति बनी है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले प्राचीन काशी विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक वैध मस्जिद है और उसकी धार्मिक स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इन तमाम बातों को लेकर महज चंद मिनटों में ही मध्यस्थता वाली ये बैठक समाप्त हो चुकी है और ये पूरी तरीके से विफल हो गई है। और फिलहाल कोर्ट के एक बार फिर से दरवाजे का रुख यहाँ दोनों पक्ष करेंगे और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई नया रास्ता निकालेगा। बातचीत का रास्ता फिलहाल विफल हो गया है। फिलहाल इतना तय है कि बातचीत से समाधान की कोशिश सफल नहीं हो सकी। अब ज्ञानवापी विवाद का अगला अध्याय अदालत में लिखा जाएगा, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावों और कानूनी तर्कों के आधार पर अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। वहीं यूपी का संभल, जहां आज एक और अवैध ईदगाह बुलडोजर के रडार पर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का मैसेज एकदम साफ है, 1 इंच जमीन भी कब्जा के लिए नहीं दी जाएगी। लेकिन कब्जा गैंग फिर भी सरकारी जमीन पर कुंडली मारने की कोशिश करता है और जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो घड़ियाली आंसू भी बहाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण की मीनार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, योगी के महाबली के आगे टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरा यूपी के संभल की तस्वीर देखिए, जहां एक बार फिर बुलडोजर गर्जा और बरसा। एक तरफ अवैध ईदगाह ढहाई जा रही है, दूसरी तरफ कब्जा गैंग रो रहा है। धर्म की आड़ में किया कब्जा हाथ से फिसलने का मातम मना रहे हैं। तो इसमें ईदगाह भी बना हुआ था पहले से? ईदगाह तो ना, ईदगाह है पल्ला। नहीं तो इसी की जमीन में बना हुआ है, कब्रिस्तान की जमीन में? ना कब्रिस्तान की ना। बताइए दीन के मामले में सारा दुख तो हो गई। सबसे पहले एक बुलडोजर ने अवैध ईदगाह की मीनार पर चढ़ाई की, तो दूसरे महाबली ने ईदगाह की दूसरी मीनार और दीवार पर धारावा बोला। देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध ईदगाह की एक एक ईंट उखाड़ दी। यह अवैध ईदगाह संभल के असमोली में थी, जो 15 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई, जबकि ये जमीन कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी। मगर कब्जा गैंग ने कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ी, उस पर कब्जा करके ईदगाह खड़ी की। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इसकी जांच कराई, जिसमें अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। उन्होंने उसका प्रयोजन बदल के उसको कुछ स्थानीय माफियाओं ने उसको ईदगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपना प्रयोजन सिद्ध करने लगे, जिससे कि गांव में असंतोष है। ईदगाह से को हटा करके कब्रिस्तान को वास्तविक स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। ये पहली बार नहीं जब संभल में ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके पहले संभल की कई अवैध मस्जिद, मजार और दरगाह को बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है, मगर फिर भी कब्जा गैंग के नए मॉडल सामने आते रहे। लेकिन योगी के बुलडोजर मॉडल के आगे किसी की नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
एक तरफ बुलडोजर से अवैध इमारतों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ बुलेट एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी बुलेट एक्शन के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और लखटकिया बदमाश को जहन्नुम पहुंचाया। रहमान नाम का यह अपराधी मुख्तार अंसारी गैंग का था और इसी पर बीएसपी नेता की हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज थे। लेकिन योगी फोर्स ने बीती रात उसे ढेर किया क्योंकि यूपी में हर अपराधी का बुलेट ही इलाज है। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं। माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है। यूपी में अपराधी या माफिया चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब योगी फोर्स के रडार पर आता है तो ऐसा ही हाल होता है। 1 लाख का इनामी मुख्तार गैंग का मेंबर मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू, जो अब तक फरारी काट रहा था, मगर जैसे ही योगी फोर्स से सामना हुआ मुस्तफिजुल रहमान लड़खड़ाने लायक भी नहीं रहा, फरारी से सीधे जहन्नुम पहुंच गया। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े रहमान पर बीएसपी नेता समेत कई की हत्या का केस दर्ज था, जो कई सालों से फरार चल रहा था, मगर बीती रात मुस्तफिजुल रहमान योगी फोर्स से बच नहीं सका। दरअसल खुफिया इनपुट मिला था कि रहमान कुशीनगर की तरफ आने वाला है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के खोराबार इलाके में इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन रात को जैसे ही पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद एनकाउंटर के दौरान मुस्तफिजुल रहमान को 2 गोलियां लगीं। पहली गोली पैर में और दूसरी गोली बाईं आंख के पास, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और फिर अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में यूपी पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। मुस्तफिजुल रहमान पर 1 लाख का इनाम यूं ही घोषित नहीं था। इसकी क्राइम कुंडली जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस माफिया मुख्तार के नाम से यूपी के बड़े इलाके में कभी दहशत थी, ये उसी मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ा था। आजमगढ़ का रहने वाला मुस्तफिजुल बीएसपी नेता कलामुद्दीन खान हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। 2024 में गुजरात से आजमगढ़ लाते वक्त इसने महाराष्ट्र के अमरावती रेलवे स्टेशन के पास टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। इसके अलावा धमकी, चोरी के भी कई मामले रहमान के खिलाफ दर्ज थे। बीती रात इसके गुनाहों का हिसाब हो गया। इसके अलावा मुरादाबाद, मथुरा, कन्नौज से मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। जगह जगह बदमाशों का बुलेट से हिसाब हुआ। इस दौरान गो तस्कर, हत्या के आरोपी और लुटेरों को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। मतलब यूपी में जो अपराध करेगा उसका आज नहीं तो कल बुलेट से सामना जरूर होगा। जिससे कोई लंगड़ा होगा तो कोई जहन्नुम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन रहमान ऐसा इकलौता लखटकिया बदमाश नहीं है जिसे योगी फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर किया। जनवरी 2026 से अब तक करीब 12 बदमाशों को मुठभेड़ में मारा गया, जिन पर 1 लाख या उससे ज्यादा का इनाम घोषित था। 7 जुलाई अंबेडकर नगर, आसिम अली मारा गया। 27 जून लखनऊ में बदमाश संजय को ढेर किया गया। 27 जून को ही पीलीभीत में शूटर सरबजीत सिंह मारा गया। 15 जून को उन्नाव में इजराइल को जहन्नुम पहुंचाया गया। 7 जून को अयोध्या जी में 2 लाख का इनामी भानु प्रताप सिंह ढेर हुआ। 21 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ललन सिंह को खत्म किया गया। 13 मई मेरठ बदमाश जुबैर का टिकट काटा गया। 29 मई सहारनपुर बदमाश एहसान को ढेर किया गया। 18 मार्च को सहारनपुर में शहजाद का एनकाउंटर किया गया। 3 फरवरी वाराणसी में बनारसी यादव का एनकाउंटर किया गया। 5 जनवरी सुल्तानपुर आजम खान का एनकाउंटर किया गया। ये सिर्फ अभी तक की फहरिस्त है, सिर्फ लखटकिया बदमाशों। लेकिन अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। उधर प्रयागराज में 2 दिन पहले कुछ बमबाजों ने दहशत मचाई। आधी रात को घर के बाहर हुए बम धमाकों से इलाके में दहशत फैली थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तारियां की। प्रयागराज के बमबाज योगी फोर्स ने किया इलाज। चौबीस घंटे के अंदर गिरफ्त में हमलावर। तारीख 12 जुलाई, वक्त रात ठीक 12 बजे, जगह प्रयागराज का करेली जीटीबी नगर। जब इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग नींद में थे, तभी एक घर के बाहर ताबड़तोड़ 3 बम धमाके हुए। पहला धमाका
दूसरा धमाका और ये तीसरा धमाका। एक के बाद एक हुए इन बमों के धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। बम धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी आई, जिससे आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि हमलावर 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मगर ये पूरी बमबाजी और हमलावरों की भागती तस्वीरें गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज योगी फोर्स की हथियार बनी, जिसकी मदद से महज 24 घंटे के भीतर इस बमबाजी में शामिल 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में हमलावर बम फेंकते और बाइक पर फरार होते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में पुलिस थाने में नजर आ रहे हैं। दोनों के पास से 3 जिंदा देसी बम भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बमबाजी की यह पूरी वारदात घरेलू विवाद में अंजाम दी गई थी। पत्नी से विवाद के बाद उसके मायके पहुंचे पति ने पहले सास से झगड़ा किया और फिर कुछ देर बाद अपने भाई और एक साथी के साथ अपनी ससुराल के बाहर एक के बाद एक 3 बम फोड़ दिए, साथ ही फायरिंग भी की। धमाकों और गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बमबाजी करने वाले युवक का नाम राजा है, जो फिलहाल फरार है, मगर उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब योगी फोर्स बमबाज राजा की तलाश सरगर्मी के साथ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में सीएम योगी और उनकी टीम कानून व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है, तो बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में। एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे विस्तार और सुरक्षा कारणों से मस्जिद में एंट्री पास और नमाज पर रोक लगा दी। शुभेंदु ने सीएम बनते ही क्लियर मैसेज दे दिया था कि बंगाल में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। तभी तो बंगाल में घुसपैठियों से लेकर अवैध पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया गया। कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर मौजूद 136 साल पुरानी बाकरा मस्जिद में एंट्री बैन कर दी गई है। यहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई। मस्जिद में नमाज पर रोक लगते ही बंगाल की सियासत में बवाल मच गया। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिद्दकुल्ला चौधरी ने विरोध जताया। अभी का जो हाल रिकॉर्ड 71 साल का है, सब में मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। कोई गैर कानूनी काम वहाँ नहीं है, इसलिए हम जरूर चाहेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी दरवाजा खोल दे, गेट नंबर 8, नमाज चलने दीजिए, बातचीत होनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बंगाल में पिछली सरकारों ने कैसे सुरक्षा को दांव पर लगा रखा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद। देश के सबसे संवेदनशील स्थानों में एयरपोर्ट भी शामिल है, जहां हर दिन हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है और सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे निगरानी में रहती हैं। लेकिन इस बंगाल में तो सालों से एयरपोर्ट पर सुरक्षा के नाम पर नया प्रयोग चल रहा था। देखिए, ये मस्जिद रनवे से 165 मीटर दूर है और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल से सिर्फ 150 मीटर दूर, जबकि एविएशन नियमों के मुताबिक न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर बनी ये मस्जिद लंबे समय से फ्लाइट ऑपरेशन, इमरजेंसी लैंडिंग में एक बड़ी रुकावट मानी जाती रही है और अब रनवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। हाँ, जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था रनवे के अंदर, जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग, कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। एक पक्ष इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बता रहा है, तो दूसरा पक्ष धार्मिक अधिकारों पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली दंगे तो आपको याद होंगे, 2020 के दंगे आज एक बार फिर चर्चा में। कल कड़कड़ुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या के केस में दोषी करार दिया। हालांकि सजा का ऐलान बाकी है, लेकिन ताहिर हुसैन को लेकर के आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का दावा यह कि जिस वक्त ये कांड हुआ था उस वक्त ताहिर आम आदमी पार्टी का पार्षद था, लेकिन आपके किसी नेता ने ताहिर के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा।
दिल्ली में 2020 के दंगों को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी करार दिया है, लेकिन ताहिर हुसैन के सियासी ताल्लुक को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि जिस वक्त ताहिर हुसैन ने यह गुनाह किया उस वक्त वो आपका निर्वाचित पार्षद था। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास। आईबी में नौकरी करने वाले अंकित शर्मा की हत्या के केस में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 साल बाद फैसला दिया है। इस केस में ताहिर हुसैन समेत 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं और इसी फैसले ने बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि जिस ताहिर हुसैन को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है। 2020 में अंकित शर्मा घर लौटते वक्त गायब हो गए थे। बाद में खोजबीन की गई तो उनका शव नाले में पाया गया था। मामले के 6 आरोपी कोर्ट से बरी किए गए, लेकिन कोर्ट ने ताहिर समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट अब ताहिर और उसके 4 साथियों को सजा सुनाएगी, लेकिन उसके लिए सजा के ऐलान से पहले सियासत जारी है। सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन ये सियासत है। आरोप के जवाब में आरोप लगाए जाते हैं और गड़े हुए मुर्दे सही वक्त पर उखाड़े जाते हैं ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात रोहित गोदारा की, जो विदेशों में बैठकर कारोबारियों से रंगदारी वसूलता है और उसी के पीछे अब धुरंधर का बुलडोजर है। बीती रात बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के फार्म हाउस को बुलडोजर से जमींदोज किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह कि ये बुलडोजर एक्शन प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि किसी अज्ञात धुरंधर ने ये अटैक करवाया। क्या जिस धुरंधर के टारगेट पर अब तक पाकिस्तान में बैठे आतंकी थे, वही धुरंधर अब राजस्थान के बीकानेर पहुंच गया है, वो भी रात के अंधेरे में बुलडोजर के साथ। मगर इस बार उसके टारगेट पर आतंकी नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है, जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी मोस्ट वांटेड है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो बीकानेर के लूण करणसर इलाके की है। बीती रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के अंधेरे में बुलडोजर के साथ धुरंधर ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के फार्म हाउस में दस्तक दी और फिर शुरू हुआ बुलडोजर अटैक। गैंगस्टर रोहित गोदारा तो विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, लेकिन धुरंधर ने बीकानेर में उसके आलीशान फार्म हाउस पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। बुलडोजर ने खेत के बीचों बीच खड़ी बिल्डिंग की पहले छत तोड़ी, फिर दीवार ध्वस्त की और फिर सीढ़ियों को जमींदोज कर दिया और कुछ ही वक्त में गैंगस्टर रोहित गोदारा का करोड़ों का फार्म हाउस खंड खंड हो गया। धुरंधर के इस बुलडोजर एक्शन का पता तब चला जब सुबह लोगों की नज़र टूटे हुए फार्म हाउस पर पड़ी, जबकि शाम तक लोगों ने इसको सही सलामत देखा था। पहले लोगों ने सोचा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के फार्म हाउस को तोड़ा होगा, जैसा यूपी में अक्सर होता है, लेकिन बीकानेर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रशासन ने रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर एक्शन से साफ इनकार किया है। रिपोर्ट आएगी तो जिले में थाने पे जाए, कार्रवाई करें, जिसका किसी का मकान टूटा है नहीं टूटा है अपने थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराए, जिसका भी कोई अपराध तो संज्ञेय अपराध कोई बंदा पाया जाता है किसी के खिलाफ दर्ज कर ले।
ऐसे में ये मामला और भी रहस्यमयी हो गया है। जब पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई नहीं की तो आखिर वो धुरंधर कौन है जो गैंगस्टर रोहित गोदारा के पीछे पड़ा है? रात के अंधेरे में गोदारा के घर पर किसने बुलडोजर चलाया? हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि रोहित गोदारा के किसी दुश्मन गैंग की करतूत हो सकती है, मगर अब तक साफ नहीं हो पाया कि बुलडोजर चलाने वाला है कौन। आपको बता दें, रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, जिसका नेटवर्क भारत से लेकर विदेशों तक फैला है। रोहित गोदारा खुद विदेश से गैंग को ऑपरेट करता है। 2022 में फेक पासपोर्ट के जरिए वो दुबई भाग गया था। रोहित पर 30 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। भारत में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और इनाम घोषित है। वहीं हाल ही में उसके खिलाफ अमेरिका में भी चार्जशीट दाखिल हुई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा धमकी, फायरिंग के जरिए रंगदारी वसूलता है, जिसके टारगेट पर हमेशा बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड कलाकार रहते हैं। मगर अब ऐसा लगता है कि वो खुद अज्ञात हमलावर के टारगेट पर आ गया है, जिसने उसके फार्म हाउस पर ही बुलडोजर चला दिया। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जम्मू के नए कोर्ट ने लश्कर के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। यह वारंट पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया गया। एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार किया, उसे आरोपी बनाया। चार्जशीट में हाफिज को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया गया और अब उसे भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। एनआईए की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं। ऐसे में कानून के तहत उसके खिलाफ गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लेकिन पीओके में आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 घंटे बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी का बिगुल बजने वाला है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए मुनीर की आर्मी ने पूरे पीओके की किलेबंदी कर दी। पीओके में पाकिस्तानी चूरन अब नहीं चलेगा। मुनीर सेना का जुल्म अब नहीं चलेगा। शहबाज की चालबाजी अब नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ देखते रह जाएंगे, असीम मुनीर हाथ मलता रह जाएगा और पाकिस्तान के हाथ से अवैध कब्जे वाला कश्मीर निकल जाएगा। क्योंकि पीओके में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पीओके की आजादी तय है, क्योंकि पिछले 35 दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके का उबाल अब अंतिम चरण में आ गया है। करीब 12 घंटे बाद पीओके में आर पार की लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। 15 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया है और इस मार्च में पूरे पीओके के लोगों को जुटने की अपील की गई है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक होने वाले इस मार्च में करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। इसे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। रावलकोट से मीरपुर और मुजफ्फराबाद तक एक ही संदेश दिया जा रहा है कि अब पीछे नहीं हटना है, कि आवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने कश्मीर का चूरन बेचकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा बना रखा है। रावलकोट की ईदगाह मैदान में आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। साफ शब्दों में कहा कि 78 साल तक कश्मीर की आज़ादी के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन जब बिजली, पानी और अधिकार मांगे तो जवाब गोलियों से मिला। पीओके में आंदोलन तेज हुआ, इधर पाकिस्तान की तैयारी भी तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फराबाद और मीरपुर में पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने की तैयारी हो रही है। 4000 फ्रंटियर कोर जवान और 7 विंग रेंजर्स को लगाया गया है। पीओके में पहले ही 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद हैं। लेकिन मुनीर कितना भी जोर लगा दे, इस बार पीओके में लड़ाई आर पार की है। पिछले 1 महीने से आंसू गैस, फायरिंग और दमन की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अब बात एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सेवा को अपना धर्म बनाया। आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए पूरा हिसार उमड़ पड़ा। समाज सेवा और संस्कारों की पहचान रहे श्री नंद किशोर गोयनका को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। कई बड़ी हस्तियां हिसार के गोयनका हाउस पहुंची और नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने भी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी लिखकर शोक संवेदना व्यक्त की। हिसार की फिजाओं में आज खामोशी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंद किशोर गोयनका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे गोयनका जी का पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में बीता।
आज स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार के कृष्णा मंडी स्थित उनके निवास स्थान में रखा गया, जहां सुबह से दर्शन करने वालों का तांता है। समाज के हर वर्ग के लोग, उद्योग जगत की हस्तियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिक अपने प्रिय गोयनका जी को अंतिम प्रणाम करने पहुंच रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को ढाढ़स बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि नंद किशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समाज सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति की प्रार्थना की। देश भर की कई हस्तियों ने गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। कारोबार करते हुए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। अग्रसेन समाज में भी उनका कार्य बहुत बड़ा है। ऐसे एक बहुत बड़े समाज सेवी और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन, ये बहुत ही दुख की बात है। दुख की घड़ी है, सब उनके साथ खड़े परिवार के साथ, और ईश्वर की इच्छा के सामने सिर झुकाना पड़ता है। उनका जीवन अच्छा गया पूरी ली, लेकिन जो ईश्वर के साथ जैसे कहा सिर झुकाना पड़ता है। वैश्य समाज को संगठित करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्म भूमि अग्रोहा के विकास तक हर जनहित अभियान में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। 15 जुलाई यानी कल सुबह 11 बजे कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जो अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान पहुंचेगी, जहां पूरे राजकीय और सामाजिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी गोयनका उद्यान में उनकी धर्मपत्नी भी पंचतत्व में विलीन हुई थी। Brought to you by MDH मसाले।